Now, just see, basically there are two types of forces. There are two types of forces. Just here, there are two types of forces, that is conservative and non-conservative forces. ठीक है, conservative and non-conservative forces. Now, तो इन दो कॉलम बना लीजिए, एक में लिखिए कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो फॉर्मूला अभी डिराइव किया वो सब में नहीं लगता है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में लगता है, ये ध्यान रखना। तो जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया ना, माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब ये फोर्स और ये पोटेंशियल एनर्जी, इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, बहुत से डिफरेंस होते हैं, 2-3 डिफरेंस बताते हैं। इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगता, इसलिए डैश लगा दिया, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स की फर्स्ट कंजर्वेटिव है टीआई। कंजर्वेटिव फोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो वर्क डन होता है या वर्क डन, हाँ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब लेट्स लिखिए, लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो, उसका मास है। अब मूव करने में मतलब आप स्ट्रेट भी ले जा सकते हैं, आप पाथ को चेंज कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको कर्व पाथ में ले जाओ, या फिर जिगजैग पाथ में ले जाएंगे हम इसको। तो जैसे तीनों में जो वर्क डन होगा, चाहे वो किसी भी पाथ में ले जाओ, वर्क डन सेम होगा। मतलब वर्क W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। मतलब ये जो वर्क डन है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। यू कैन से वर्क डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, फाइनल पोजीशंस। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। मतलब अगर सेम डायग्राम में इधर भी लेता हूं, सपोज कर लो, तो तीनों में वर्क डन अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट ले जा रहे हो या फिर उसको कर्व ले जा रहे हो, लुक हियर, और या जिगजैग पाथ में ले जा रहे हो, लाइक दिस वे। तो in this case all three work dones are different. W1 is not equal to W2 is not equal to W3, ठीक है। मतलब ये अच्छा ठीक है, वेट, यू कैन से ये रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कंजर्वेटिव फोर्स में। ये इरिवर्सिबल मतलब क्या है, जैसे समझा रहा हूं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को मूव करते हो, तो आप देखते हो कि आपको वर्क डन करना पड़ता है। कोई बॉक्स है, सपोज आप मूव कर रहे हो और बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, बहुत रफ सरफेस है, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत रफ सरफेस है, और आप किसी बॉक्स को मूव कर रहे हो। जब रफ सरफेस होता है, किसी बॉक्स को मूव करना है, तो आप सबसे पहले देखते हो कि सबसे छोटा पाथ कौन सा है, क्योंकि आप जितना छोटा पाथ लोगे वर्क डन भी कम होगा, आप जितना बड़ा पाथ लोगे वर्क डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत है ना। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो वर्क डन एनर्जी लॉस होती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अब वापस उसी ऑब्जेक्ट को वापस लाओगे तो क्या सेम फॉलो करेगा? नहीं, वो सेम पाथ, मतलब सेम प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। हो सकता है आप जब पुश कर रहे हो, जब एक फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर ले जा रहे थे किसी ऑब्जेक्ट को, तो फिर ज्यादा आवाज आपने मतलब ज्यादा आवाज निकलने लगी, ज्यादा टकरा रहा है, इधर जो ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो बहुत कम आवाज में वो नीचे आ गया। तो वो डिपेंड करता है, इट्स नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। नेचुरल फ्रिक्शंस आर प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट को वन पाथ पे ले जा रहे हो या दूसरे पाथ से ले जा रहे हो, थर्ड पाथ से ले जा रहे हो, तीनों में वर्क डन सेम होगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ नेचुरल फ्रिक्शंस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बिकॉज ऑफ नेचुरल फ्रिक्शन। नेचुरल फ्रिक्शंस आर प्रेजेंट, इज इट क्लियर? इसलिए वो सेम नहीं होता है। इज इट क्लियर? एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है। अच्छा, एक थर्ड थिंग,
अगर सपोज कर लो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, मतलब साइक्लिक पाथ हो गया, तो वर्क डन इन साइक्लिक पाथ इज जीरो। साइक्लिक पाथ इज जीरो, वो जीरो होता है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप यहां से सपोज कर लो स्टार्ट हो रहे हो, आप जा रहे हो इधर से, उसके बाद वापस उधर ही आ गए तुम, एंड भी वहीं पर कर रहे हो, तो वर्क डन जीरो होगा फिर, क्योंकि वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, आपने तो मूव किया ही नहीं फिर। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट हो और तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस नॉट जीरो। वर्क डन इन साइक्लिक पाथ इज नॉट जीरो। इन साइक्लिक पाथ इज नॉट जीरो। वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हो और वापस आप उधर ही आ जा रहे हो, तो क्या वर्क डन जीरो होगा? इतनी मेहनत करके बॉक्स को मूव करके ले गया, इधर उधर करके वापस लेके आए, फ्रिक्शन इतना प्रेजेंट था, तो क्या वर्क डन जीरो होगा? वर्क डन जीरो नहीं होगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो कहने का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग फोर्सेज होते हैं। अच्छा, दोनों के एग्जांपल, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। इसका जो एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एग्जांपल ले सकते हैं इसका, ये जो फोर्स होता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और भी एग्जांपल्स, ऐसा नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस को जब मूव करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और भी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। इसमें अगर एग्जांपल लेना हो हमें, तो हम ले सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ में वर्क डन भी डिफरेंट होगा, उससे रिवर्सिबल नहीं होता है फिर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। देन यू कैन से विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब फ्लूइड रेजिस्टेंस जो होता है, दैट मींस फ्लूइड रेजिस्टेंस की वजह से विस्कस फोर्स। ठीक है, दैट वन। तो ये मतलब रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, जैसे ये लिख लेना, वो भी लिख ही देना यहीं पर, फोर्थ पॉइंट। ये रिवर्सिबल लिख लेना, फिफ्थ पॉइंट, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल। कॉन्फिडेंस दिस वन, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, ये फॉर्मूला जो बताया था ना एफिजी, वो सिर्फ कंजर्वेटिव में लगेगा, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस दिस वन। मेरी आवाज आ रही है ना, समझ में आया आपको? यस Yes. अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब जो होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं। Sir, please scroll down.
Done, sir. हो गया? सर वेट सर, 4th पॉइंट रह गए। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। 4th पॉइंट में आप मतलब इलास्टिक फोर्सेस जितने भी होते हैं, इलास्टिक फोर्सेस, और इसमें ऑल द डिसिपेटिव फोर्सेस, जितने भी फोर्स जिसमें एनर्जी लॉस होती है, मतलब विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, ये सब जितने भी होते हैं सब। Done, sir. ओके नो, ठीक है, एक काम करो, आज का डीपीपी देते हैं, 2-3 क्वेश्चन देते हैं, करके देखो जरा कहीं क्या है। कुछ क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो जरा। अपना क्वेश्चन है। सर, सर आप आज डीपीपी पोस्ट कर दोगे इस चैप्टर की? हाँ कर देते, ठीक है। इसमें स्टेबल की बात कर रहा है, देखो कैसे करेंगे। ऑप्शन ए अपॉन बी, ऑप्शन 1 ए अपॉन बी, ऑप्शन 2 माइनस ए अपॉन बी, ऑप्शन 3 2a अपॉन बी, एंड ऑप्शन 4 माइनस 2a अपॉन बी। स्टेबल की बात कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जरा मुझे बता दो। स्टेबल की बात कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? स्टेबल में क्या फॉर्मूला बताया था मैंने तुमको? ट्राई करेंगे अपने से। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। कोई फील्ड है, अब कोई भी फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या कुछ भी है, उस पर मत जाना कि कौन सी फील्ड है वो, ठीक है, कोई भी फील्ड होगा मतलब नहीं, ठीक है। क्या करेंगे? यस, बोलिए, एनीबॉडी कैन सजेस्ट? सर डेरिवेटिव। यस, आपको बताया था, आपने से ट्राई करो, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग करो। सॉल्यूशन है एट स्टेबल इक्विलिब्रियम du बाय ये 0 होना चाहिए, तो कर लो 0, इसको डेरिवेटिव करके 0 करके देख लो आंसर क्या आता है।
क्या करेंगे? u की वैल्यू क्या है? a अपॉन आर स्क्वायर माइनस b अपॉन आर। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसको ऊपर ले जाओ, a r माइनस 2 माइनस b r माइनस 1। अब डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करो एंड गेट द आंसर। अब मैंने यहां तक बता दिया आपको। A upon B. a अपॉन b इज गुड, शायद वही आंसर है। इसका मतलब डेरिवेटिव आपने, मतलब मेन क्या डेरिवेटिव करना बेटा? तो ये आ सर मेरा जाएगा, 4th आ रहा है आंसर। नहीं -2r, देख लेते हैं, मैंने भी चेक नहीं किया बेटा। -3 -1 होता है ना डेरिवेटिव में, ये माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, +1 b r -2। हाँ 4th आएगा बेटा, इक्वल टू आएगा सर। 0 कर देंगे तो क्या होगा? -2a अपॉन आर क्यूब प्लस b अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 0 हो जाएगा तो इट बिकम 2a अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू b अपॉन आर स्क्वायर। तो 2r कैंसिल हो जाएंगे, 2a अपॉन आर इज इक्वल टू b। तो r इज इक्वल टू 2a अपॉन b आ रहा है। एक मिनट, सर डेरिवेटिव में पावर प्लस होगा ना, आपने -3 लिया। हाँ तो -2, पावर माइनस होता है क्या प्लस होता है? नहीं डेरिवेटिव माइनस होता है बेटा, इंटीग्रेशन में प्लस होता है। डेरिवेटिव में पावर, इंटीग्रेशन ठीक है बेटा, डेरिवेटिव में पावर माइनस होता है और इंटीग्रेशन में पावर प्लस होता है। डेरिवेटिव में पावर मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में पावर डिवाइड होता है, और इंटीग्रेशन में ऐड होता है, यानी ना इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है, डेरिवेटिव में डिवाइड होता है। तो आई थिंक सी इज द राइट वन, 2a अपॉन b। इज इट क्लियर? ठीक है, सर वो -3 कैसे आया होता है? क्यों? पावर माइनस होता है ना बेटा, -2 -1 -3 नहीं होगा। क्यों? सर फॉर्मूला पर क्या? हाँ डेरिवेटिव डेरिवेटिव में हम है, ऐड करते हैं ना। नहीं डेरिवेटिव में ऐड कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। तो dy बाय dx फॉर्मूला बताया था, n विल कम डाउन, x रेज टू पावर n -1 ना, ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ये फॉर्मूला इज दिस वन। हाँ थोड़ा ध्यान मत देना, मिक्स मत कर देना। बच्ची यही गलती करते हैं, जहां डेरिवेटिव करना है वहां इंटीग्रेशन लगा दिया। एक्चुअली मुश्किल नहीं है, बस ये कि डिफरेंशिएट प्रॉपर कर लो। ठीक है, ओके। सो कम टू सेकंड क्वेश्चन। ये आया हुआ मेंस में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था? हाँ, द पोटेंशियल एनर्जी between two atoms in diatomic molecule is U is equal to A upon x raised to power 12 minus B upon x raised to power 6, where A and B are constant, A and B are positive constant, and x is distance between atoms, and x is distance between atoms. ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है? द डिसोसिएशन को मतलब ब्रेक करना, डिसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है डायटोमिक, उनके बीच डिस्टेंस क्या है? x है। ये मॉलिक्यूल उनको ब्रेक करना, ब्रेक कैसे करते हैं? दोनों एटम को दूर ले जाओ तो ब्रेक हो जाएंगे वो, और क्या? द डिसोसिएशन एनर्जी needed to break up the molecule, break up the molecule
सेपरेशन उनके बिटवीन इंफिनिटी कर दो, सेपरेशन बिकम्स इंफिनिटी, तो ब्रेक हो जाएंगे। इस ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 1, देन 2, देन 3, देन 4, बी स्क्वायर अपॉन 2a, देन बी स्क्वायर अपॉन a, बी स्क्वायर अपॉन 4a, देन 4b स्क्वायर अपॉन a। अच्छा एक बात बताओ, जब मॉलिक्यूल्स को मैं इन्फिनिटी पे कर दूंगा, मतलब दोनों मॉलिक्यूल को सेपरेट करके इन्फिनिटी पे, मॉलिक्यूल इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, तो इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो। ठीक है, वहां पे सब जीरो वगैरह हो जाती है, सब मतलब पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब एवरीथिंग। तो करेंगे क्या बेसिकली ये बताओ, लेकिन एनर्जी भी चाहिए तुम्हें, बेसिकली ये भी है। स्टार्ट तो कोई डेरिवेटिव वगैरह से ही करना पड़ेगा, वरना होगा कैसे फिर? सर वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल बाउंड क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ फोर्स। देखो मॉलिक्यूल बाउंड क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ फोर्स। अगर ये मॉलिक्यूल बाउंड है तो उनके बिटवीन कुछ अट्रैक्शन वगैरह है, दैट्स व्हाई वो बाउंड है, अदरवाइज बाउंड कैसे रहेंगे? अगर उनको इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं? अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा दोगे, लेट्स से डिस्टेंस पहले r था, डिस्टेंस x था लेट्स से, अब जब डिस्टेंस इनका इन्फिनिटी कर दोगे तो फोर्स जीरो ही हो जाएगा ना उनके बिटवीन। इसका मतलब तुम्हें फोर्स को जीरो करना पड़ेगा, तो मेक फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था? दैट इज du by dx. तो इसका मतलब du बाय dx को जीरो करना पड़ेगा। तो एक काम करो, डेरिवेटिव लो, इसको जीरो करो पहले, तो तुम्हें वो डिस्टेंस मिल जाएगा कुछ जहां पे फोर्स जीरो हो रहा है। बहुत दूर, कहां पे मालूम नहीं, लेकिन दूर है, डिस्टेंस जीरो हो रहा है। लेट्स से मैं एक काम करता हूं, जैसे मैं समझाता हूं तुमको। सपोज कर लो पहले इनके बिटवीन फोर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसे लिख लो, फोर्स एग्जिस्ट करता था, डिस्टेंस x है। हाँ अच्छा, अब हमने क्या किया, फोर्स को जीरो कर दिया, नाउ फोर्स इज जीरो, और डिस्टेंस कुछ हो गया, डिस्टेंस कुछ ज्यादा हो गया, डिस्टेंस x नॉट ले लो। नाउ पुट द वैल्यूज, इनिशियल ऐसे था, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ओके, तो कर लो डेरिवेटिव। u की वैल्यू क्या है? u इज इक्वल टू क्या दे रखा है? दैट इज a अपॉन x रेज टू पावर 12 माइनस b अपॉन x रेज टू पावर 6। तो du बाय dx, नहीं नहीं देखो, हमको थोड़ा ऊपर कर लो पहले, पावर ठीक कर लो इसकी। x रेज टू पावर माइनस 12 माइनस b x रेज टू पावर माइनस 6। नाउ मेक du बाय dx इज इक्वल टू 0। x तुम्हारा x नॉट हो जाएगा, क्या आएगा? डेरिवेटिव क्या आएगा? हम कर अभी तो बताया था ऊपर, वैसे ही है डेरिवेटिव, पावर को घटा देना, मतलब -1 करेंगे और पावर मल्टीप्लाई और जीरो कर दो सबको उठा के।
क्या आ रहा है? -12 -30 0। क्या होगा? सर b²/4 है। कैसे? ये 13 0 है, 6 है, तो कितना बचेगा बेटा? ये 2a अपॉन x रेस 7 - 6 आएगा ना ये। x रेस टू 6 2a अपॉन b आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू x नॉट कर लेते हैं। x नॉट इज इक्वल टू 2a/b 1/6 ना। ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस थोड़ी ना पूछ रहा है, वो तो कुछ और ही पूछ रहा है। अरे वो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो एनर्जी पूछ रहा है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? पुट टेक दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन ले लीजिए। u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू था सर तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना। -b अपॉन x रेज टू पावर 6। हाँ, तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी तुम्हें, ये मतलब x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x इज इक्वल टू x नॉट रखनी पड़ेगी जैसी तो है। फिर आंसर c आएगा सर। अच्छा, ये वाला ले लेते हैं। एक काम करो, ये वाला पूरा इक्वेशन मत दो, ये वाला ले लो, ऊपर वाला ले लो। इसमें ये x रेज टू 6 वाला ले लो, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2a अपॉन b स्क्वायर ना, और ये हो जाएगा दैट इज 2a अपॉन b। ऐसे ही होगा ना। ये 12 है, ये 6 है, इसका मतलब ये स्क्वायर है उसका। तो x रेज टू 6 यहां रखा, स्क्वायर उसका इधर रख दिया। उसमें क्या है? ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिया है, देखो ध्यान से। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ओके, जस्ट कंप्लीट इट। ठीक है, कंप्लीट करके एग्जिट कर जाना, आंसर आ जाएगा। देख लेना क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आया? सर b²/4 है। हाँ, गुड। चलो ठीक है, और नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं इसको। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।